हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम निर्देशांक ज्यामिति के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। जो पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और इस बार के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने इस वीडियो में लिया है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल और इस बार भी पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है। पहला प्रश्न यह है कि एक त्रिभुज के शीर्ष ये हैं a, b प्लस सी, b, c प्लस ए तथा c, a प्लस बी है। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमें इसके अंदर का ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल जो आप भाग देख रहे हैं ना, इसके अंदर का पार्ट यानी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो बस आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना। त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, y3 है। बस आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या होता है, चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसका फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो फार्मूला क्या होता है, बस आपको फार्मूला लिखना है, बस उसी में रख देना। फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 धन x2 y3 माइनस का y1 धन x3 y1 माइनस का y2। बस यही फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको ये वैल्यू रख देनी है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3। चलिए इसको रख देते हैं और आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। x1 का मान कितना है, 1 है। चलिए ब्रैकेट लगाइए। y2 ये y2 है, c प्लस का a माइनस का y3 ये y3 है, a प्लस का b। चलिए ये ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस लगाइए। b x2 कितना है, b है, और y3 माइनस का 1, ये y3 कितना है, a प्लस का b है, यानी a प्लस का b माइनस का y1, y1 कितना है, b प्लस का c, b प्लस का c। ठीक, ये हो गया। अब बढ़ते हैं, c लिखते हैं। x3 मेरा c है, ब्रैकेट आ जाइए। y1 माइनस का y2, तो b प्लस का c, b प्लस का c ऋण c प्लस का a, y1 माइनस का y2। ये है y1 माइनस का y2, ये y1 है, ये y2। बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 1/2। चलिए ये a हो गया, ये अंदर ये c प्लस a है, माइनस का अंदर से गुणा कर दीजिए तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। प्लस लगाइए, ये b है, ये a प्लस का b है, माइनस से यहाँ भी गुणा कर दीजिए अंदर, ये हो जाएगा माइनस का b माइनस का c हो जाएगा। और धन यहाँ पे देखिए ये क्या है, c है, ब्रैकेट लगाइए, ये b प्लस का c है, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का c माइनस का a। चलिए अब बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना है, हमारा सवाल जो है वो लग गया। देखिए ये a है, ये प्लस का a है, माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, तो c माइनस का b, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस का b। देख लीजिए माइनस का b प्लस का b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस का c। अब यहाँ पर देखिए प्लस का c, अब देखिए माइनस का c प्लस का c जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, b माइनस का a बचा, यहाँ पे b माइनस का a बचा, ये इतना बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा a को c से गुणा किया तो ac, a को b से गुणा किया तो ab, b को a से गुणा करेंगे तो ab, और b को c से गुणा करेंगे तो माइनस का bc। ये चिन्ह भी देखना है आपको, c को b से करेंगे तो bc और c को a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ac ही हो जाएगा ये चीज़। अब आपको देखना है, ये प्लस ac है, माइनस ac है, कट गया, माइनस का ab प्लस का ab कट गया, माइनस का bc प्लस का bc ये भी कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचा, 1/2 गुणे 0 बचा, यानी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया, यानी एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी हिंदी में आपको लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे यही हमसे पूछा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अर्थात चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है, 0 है, इसलिए यह क्या है, संरेख है। ये क्या है, संरेख है, यह संरेख है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए 0 तो जो इनके जो बिंदुएं होंगे a b c वो क्या होंगे, संरेख होंगी, क्योंकि इसलिए यह संरेख होंगी। ठीक,
क्यों संरेख होंगी? क्योंकि जब त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला तो वो कितना आ गया, 0 आ गया। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए यानी वो क्या है, एक सीधी लाइन में है, यानी क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब तीनों बिंदु जो हैं A B C ये तीनों एक ही लाइन में हैं, और जब एक ही लाइन में होंगी तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को छूबे नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी एक लाइन में होंगे। संरेख का मतलब ये होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो वो क्या होते हैं, संरेख में होती हैं। और संरेख का मतलब एक ही लाइन में होना, उसी को संरेख कहते हैं, यानी तीनों एक ही लाइन में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 आ गया है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो हमने सिंपली से फार्मूला लगा दिया है। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2k -1 और 4k, सॉरी, दूसरा प्रश्न ये है कि k के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 और 4, 5 एक रेखा में होंगे, मतलब संरेख होंगे। यानी k के किस मान के लिए ये सब क्या होंगे, संरेख होंगे। k के किस मान के लिए ये सब संरेख होंगे। ठीक, चलिए हम लिख लेते हैं इसको। तो हमसे सवाल में ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए तीनों एक ही रेखा में होंगे, अर्थात संरेख होंगे। तो एक ही रेखा में होना मतलब संरेख होना होता है। तो बस इसमें हमें k का वैल्यू पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए ये तीनों एक ही रेखा में होंगे, यानी संरेख होंगे। तो आपको पता होगा, हम जानते हैं कि जब तीनों बिंदु एक ही, हम जानते हैं कि संरेख की दिशा में, हम जानते हैं कि संरेख होने की दशा में, हम क्या जानते हैं कि संरेख होने की जो दशा होती है उसमें, यानी कंडीशन में, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हमसे पूछ ये रहा है कि k के किस मान के लिए तीनों एक ही रेखा में होंगे, अर्थात संरेख होंगे। ठीक, तो हमको पता है संरेख के लिए हम जानते हैं कि संरेख होने की दिशा में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। बस आपको ये शर्त लगा देनी है, बस ये शर्त आपको लगा देनी है और सवाल जो है वो लग जाएगा। अब आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3, फार्मूला रख दीजिए, k का मान आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए देखिए, धन x2 y3 - y1 धन x3 y1 - y2 बराबर कितना, 0। ठीक है, तो संरेख होने की कंडीशन हमने सिर्फ इसमें लगा दी है। k का मान पूछ रहा है हमसे बस। चलिए लीजिए, हो गया आपका सवाल। 1/2 x1 ये क्या है, देख लीजिए, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2, x3 y3। चलिए रख लीजिए, x1 कितना है, x1 मेरा है k, और यहाँ पे देखते हैं y2 1 है, y3 5 है। चलिए लिख लेता हूँ, x2 मेरा 2 है, लिख लेता हूँ, आप भी देखिए। y3 कितना है, 5 है, y1 कितना है, ऋण, देखिए ऋण लगा है यहाँ पे, और y1 कितना है, ऋण 1, यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऋण यहाँ पे पहले से है ही, और y1 का मान कितना, ऋण 1 है, तो +1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। धन x3 कितना है, 4 है, y1 - y1 कितना, -1 है, y2 कितना है, वो भी -1 ही है, बराबर कितना, 0। तो ये आपको जो है वो समझ लेना है। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू रख दी, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए और कुछ नहीं है इसमें। ये हो जाएगा k, 1 में से 5 गया, ऋण 4, धन ये 2 गुणे 5 1 6, धन लगाइए 4 गुणे ऋण 1 कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 1/2, 4 को कैसे गुणा करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा, ऋण है ना, तो माइनस का ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा -8 बराबर 0। ये माइनस का है ना। अब देखिए ये 1/2 है, चलिए इसको भी अंदर, तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2, अब -4 के प्लस 12 में से 8 का कितना बचा, +4 बचा, बराबर कितना, 0। अब ये अंदर 1/2 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -4 के बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, धन 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा कितना, 4 2 दूनी कट जाएगा, तो -2 के +2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी -2 के बराबर कितना आ जाएगा, -2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के बराबर 2 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या हुआ, अर्थात के की यानी के की वैल्यू 1 के लिए ये तीनों क्या होंगे, जब के का मान 1 होगा तभी तीनों क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे, अर्थात संरेख होंगे। तो बस इसमें हमने संरेख की कंडीशन लगा दी है और ये जो मेरा आंसर है वो आ गया। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए
जो बिंदुओं ऋण 1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए हमें क्या ज्ञात करना है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु हम मान लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये दो कोई बिंदु है, ए मान लिया, ये बी मान लिया। चलिए इसके निर्देशांक दिया है ऋण 1,7 है और ये है 4,3 और यहाँ पे ये एक रेखाखंड है, इसको कोई बिंदु जो है वो विभाजित कर रहा है। एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु हमने मान लिया, चलिए पी मान लिया। ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। यानी सवाल में यही कह रहा है कि उस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु इतना को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी इसको मिलाने वाला ये एक रेखाखंड हो गया, उसको ये जो बिंदु P है ये इसको 2:3 में विभाजित करता है, तो हमें इसी का निर्देशांक ज्ञात करना। नहीं पता है हमको इसका निर्देशांक तो मान लेते हैं, ठीक। चलिए इसको भाषा लिखते हैं। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि AB एक रेखाखंड है जिसको बिंदु P जो है वो 2:3 में विभाजित करता है, तो हमें इसी बिंदु का यानी x और y का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए भाषा लिख लेते हैं। माना रेखाखंड, ये रेखाखंड क्या है, AB रेखाखंड है। रेखाखंड AB को विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक कितना है, x, y है, ठीक। हमने मान लिया, हमें ये इसका निर्देशांक ही ज्ञात करना है। तो चलिए अब हमको एक फार्मूला पता होगा, अंतः इसलिए अंतः विभाजन सूत्रानुसार या अंतः विभाजन सूत्र से, तो बस आपको अंतः विभाजन सूत्र इसमें जो है वो लगा देना है। क्या होता है फार्मूला, वो ये होता है x = mx2 धन nx1 बटे m प्लस का n होता है कि नहीं होता है, होता है। अब चलिए m का मान ये m है, ये n है, m का मान 2 है। चलिए x2 ये यहाँ पे देखिए, ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है मेरा 4 है, धन n का मान कितना है देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने 3 है, और x1 का मान कितना है ऋण 1 है, ठीक। और m प्लस n यानी ये कितना 2 + 3 है, ये तो x ही रहेगा, हमें इसी का तो पता करना है ना, तो ये x हो गया। तो 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, और 3 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 3 हो गया, 2 3 कितना हो गया 5 हो गया। यानी 8 में से 3 का कितना बचा 5 बटा, ये 5 बचा, यानी कितना आ गया x आ गया। यानी x तो निर्देशांक मेरा कितना आ गया 1 आ गया। इसलिए अगर हम y का भी निकालना चाहें तो इसका भी एक सूत्र होता है, y बराबर क्या होता है my2 धन ny1 बटे कितना होता है मेरा m प्लस n होता है कि नहीं होता, होता है। चलिए बस मान रख देना, m का मान कितना है, m का मान मेरा है 2 रख दिया हमने, y2 मेरा 3 है माइनस का, धन n का मान कितना है 3 और y1 मेरा कितना है 7 है बटा कितना 2 प्लस का 3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो ई क्या हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 धन 7 का 21, ठीक। और 2 3 कितना होगा 5 हो गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए, ये प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया, बटे कितना 5। अब आपको यहाँ पे देखना y बराबर 21 में से 6 का कितना बचा 15 बचा, बटे कितना 5, यानी 15 बटे 5 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसलिए अगर हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात लिखें तो क्या हो जाएगा, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक हमने माना क्या था x, y माना था। अब x का मान कितना आ गया 1 आ गया, y का मान कितना आ गया 3, तो एक क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न ये है कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु P दो बिंदुओं A 1,2 3,2 तथा B 2,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इस सवाल को समझते हैं, 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो ये एक AB रेखाखंड है, यानी ये A है जिसकी निर्देशांक 1/2 है, 3/2 है, और B है 2,5 है। यानी ये एक रेखाखंड है जिसको ये बिंदु P क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, और जिसके निर्देशांक ये है। तो हमसे पूछ ये रहा है कि एक रेखाखंड है AB,
ठीक, उसको बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो ये बिंदु P है इसको किस अनुपात में बांट रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो जब जब अनुपात ना पता हो तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि ये जो P है रेखाखंड, ये रेखाखंड AB क्या है, रेखाखंड को यानी हमको नहीं पता है कि जो बिंदु P है ये रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांट रही है, हमको नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि ये के अनुपात 1 में क्या कर रही है, बांट रही है, तभी सवाल लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो लिख लेता हूँ माना। आपको भाषा जरूर लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर जो है वो नंबर नहीं देगा, चेक करने वाला नंबर नहीं देगा। चलिए माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P 3,4 जो है, माना रेखाखंड AB को बिंदु P कामा लगाना है आपको के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये हम मान लिए हैं। ठीक, तभी ये सवाल लगेगा, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक, हमको पता नहीं तो हमने मान लिया कि के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो हमको बस एक फार्मूला पता है, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से, बस यही सूत्र लग रहा है, अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, x का लिए क्या होता है, mx2 धन nx1 बटा m प्लस का n होता है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, और फिर हम इसे y की वैल्यू भी लगाएंगे। y बराबर क्या होगा, my2 धन ny1 बटा क्या हो जाएगा, m प्लस का n हो जाएगा। बस यही सूत्र आपको जो है वो लगा देना है। चलिए, तो m का मान हमने मान रखा है कि ये m है और ये n है। ठीक, चलिए m का मान कितना है, k है, इंटू x2 देख लेते हैं यहाँ पे हम, ये x1 है, ये x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 मेरा कितना है, 2 है, प्लस लगाइए, n का मान कितना है, 1 है, x1 का मान कितना है, 1 बटा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये कितना है, 1 बटा 2 है। ये x1 का मान देख लीजिए यहाँ पे 1 बटा 2 है, और बटे में m प्लस n, m का मान m प्लस n, तो m का मान क्या है, +1, और यहाँ पे x, और x आप देख रहे होंगे ये क्या है, xy है, ये x कामा y है, ये x1 y1 है, और ये क्या है, x2 y2 है, आपको पता होना चाहिए। तो x का मान कितना है मेरा, 3/4 है, 3/4 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 3/4, 2k हो गया ये, धन 1/2 बटे लगाइए k प्लस का 1। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। चलिए, तो e हो गया मेरा 3, ये हो जाएगा k प्लस 1 बराबर 4। अब 4 को हमको इससे गुणा कर देना है, 2k प्लस 1/2 से। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 3k प्लस 3 हो गया। अब अंदर को भिन्न पहले हल कर लेते हैं, इसके बटे में 1 मानिए, और ये 2 है, तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को ऐसे गुणा करिए, 1 को ऐसे गुणा करिए, 4 के हो गया, धन कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया मेरा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3, देखिए ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी 2 हो गया मेरा, ये हो जाएगा 4k प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3k प्लस का 3, ये हो जाएगा 2 चौके 8k धन 2। ठीक, ये इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, 8k प्लस 2 बराबर 3k प्लस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 को इधर ले आइए, 8k माइनस का 3k, ओके, ये 3 है, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 8k में से 3k जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 5k बचेगा, बराबर कितना, ये 1 बचा मेरा। तो यहाँ से अगर हम k का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 1/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:5। तो बस ये हमारा अनुपात आ गया, कितना, 1/1:5। तो हमसे यही पूछ रहा था, तो हमने यहाँ पे सिर्फ x का ही सूत्र लगाया और हमें अनुपात जो है पता लग गया, हमें y का सूत्र लगाना ही नहीं पड़ा। अगर यहाँ से ना पता लगता तो हम ये भी सूत्र लगाते दूसरा, लेकिन हाँ एक ही सूत्र से हमें पता लग गया। क्या पता लग गया कि जो ये रेखाखंड जो AB है, इसको जो बिंदु P है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:5 में। तो आपको भाषा लिख देना है, अतः रेखाखंड AB को बिंदु P
को बिंदु P जिसके निर्देशांक कितना है 3,4, 5,12 किस अनुपात में विभाजित करता है। जो रेखाखंड AB है उसको बिंदु P किस अनुपात में 1:5 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस तरीके से हमने लगा दिया। क्या किया, सिंपल सा एक सूत्र लगाया अंतः विभाजन वाला। अंतः विभाजन सूत्र जो होता है x बराबर ये होता है। हमने y का यूज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें x से ही आ गया, तो हमने जो है वो डायरेक्ट कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को करते हैं। तो पांचवा प्रश्न ये है कि क्या बिंदु A, B तथा C एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो त्रिभुज की प्रकृति याद करिए। तो त्रिभुज बनाने का मतलब क्या है कि यदि हम इसका ये 3 बिंदु दिया है, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, अगर वो 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कुछ आता है, तब क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। और अगर 0 आ गया तो वो संरेख हो जाएगा, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हमसे ही पूछ रहा है कि क्या बिंदु A, B, C जो है वो त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो त्रिभुज की प्रकृति बनाए। तो त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये कैसे पता लगेगा, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें। अगर क्षेत्रफल निकाल लें, पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि क्या ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, यानी एक बिंदु A दिया है हमें, और एक बिंदु B दिया है, एक बिंदु C दिया है, इस तरीके से दिया हुआ। 3 बिंदु दिया है और उनके निर्देशांक दिया है, यानी एक का निर्देशांक है 3,2, एक का है -2,3 और एक का है 2,3। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। तो आपको क्या करना है इस सवाल में, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही जो फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 धन x2 ब्रैकेट में y3 - का y1 धन x3 y1 - का y2। अब इसमें अगर इसमें आपको ये सारी वैल्यू उठा के रख देनी है। कौन कौन सी वैल्यू, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, y3, ये सभी को इसी में उठा के डाल देना है। और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, 0 के अलावा और कुछ आ गई, तब ये क्या बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा। और अगर 0 आ जाएगी तो त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो इस सवाल को आपको करना है। इसमें पूछ ये रहा कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, तो कैसे चेक करोगे, आपको इसी फार्मूले में इसको रख देना है। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तब तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। अगर 0 के अलावा और कुछ आया तो इसका पक्का मतलब होगा कि वो त्रिभुज बनाता है। तो ये सवाल आपके लिए है। ठीक, चलिए हम छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 0 आ जाएगा त्रिभुज नहीं बनाएगा, अगर 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो इसका मतलब क्या रहेगा कि वो जो है वो त्रिभुज बनाएगा। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है छठा प्रश्न क्या है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। इसको समझ लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं इसको। तो प्रश्न ये कह रहा है कि x और y में हमको संबंध ज्ञात करना है। यदि जो ये बिंदु है, बिंदु x, y बिंदु इससे क्या हो, समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये मेरा एक A पॉइंट है, ये एक B पॉइंट है और एक C पॉइंट है। बहुत ही आसान सा सवाल है। x, y इसका कोऑर्डिनेट है, ये 3,6 इसका निर्देशांक है, ये -3,4 है। कह रहा है जो ये A है ये इससे B से और C से क्या है, समान दूरी पर, यानी समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ की शर्त क्या होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये समदूरस्थ है इसलिए जो AB के बीच की दूरी होगी, AB के बीच की दूरी जो होगी वो बराबर होगी किसके, AC के बीच की दूरी की, AC के बीच की दूरी के। बस आपको यही समझ लेना, समझ लीजिए सवाल आपका लग गया। तो यही कह रहा है कि बिंदु जो x, y ये है, इससे उससे समान दूरी पर है। तो ये शर्त, जब ये समान दूरी पर होंगे तो शर्त यही होगा, तब जो होता है तब AB के बीच की दूरी जो होती है वो AC के बीच की दूरी की क्या होती है, बराबर होती है। यानी देखिए ये वाला चीज़ जो B है इससे भी समान दूरी पर है और C जो है इससे भी समान दूरी पर, यानी जो ये A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यानी B है C है, यानी जो A है ये इससे भी समान दूरी पे है और जो A है वो C से भी समान दूरी पे है। यानी जो A वाला है ये B और C से क्या है, समान दूरी पे है। यानी अगर जो B है A से अगर मान लीजिए 2 मीटर पर है तो C भी A से 2 मीटर पर। यही कह रहा है कि जो B और C हैं A से समान दूरी पे है। समान दूरी का मतलब A जो है B से
समान दूरी पर स्थित आपको समझ लेना है। अगर ये 2 मीटर तो यानी ये भी 2 मीटर पर ही स्थित है। समान दूरी की स्थिति में क्या होता है, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी के बराबर होबे करेगी। समान दूरी का मतलब यही तो हुआ कि ए बी के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, ए सी के बीच की दूरी। अगर नहीं होगी तो कहाँ समान होगा, तो यही चीज़ है। तब क्या होगा, ए बी के बीच की दूरी बराबर होगी ए सी के बीच की दूरी। बस आपको इसमें फार्मूला लगा देना है, वही ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, x1 माइनस का x2 का होल वर्ग, y1 माइनस का y2 का होल वर्ग, बराबर इसमें भी वही फार्मूला x1 माइनस x2 का होल वर्ग धन y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर ये समदूरस्थ है तो ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी, तभी तो समान होंगे। अगर ये 5 मीटर है और अगर ये 6 मीटर है तो बराबर कहाँ होगा, यानी ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी। बस आपको फार्मूला लगा देना है। इसमें देखना, अब ए बी के लिए चल रहे हैं ना, ए बी के लिए, तो ए बी के लिए चल रहे हैं, तो ए बी के लिए चल रहे हैं ना, तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। चलिए कर लेता हूँ ए बी के लिए। तो ये इसमें क्या है, ये हो जाएगा x, आपको ऐसे बना लेना है, ए बी के लिए अलग लाइन ऐसे बना लेनी है, ए बी के लिए ऐसे अलग लाइन बना लेनी है। ये a है, ये b है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है, इसके क्या है 3, 6 है। और ए सी का बना लेना है आपको, ए सी का बना लेना, ये a है और ये क्या है c है। a का निर्देशांक कितना है x, y है, c का कितना है -3, 4 है। बस आपको रख देना है इसमें, ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2 इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x -3 का वर्ग धन ये हो जाएगा y ऋण 6 का वर्ग, ठीक, बराबर ये वाला ए सी के बीच की दूरी वाला देखिए सूत्र, x1 ये x है ऋण लगाना, और यहाँ पे -3 है। देखिए x2 कितना है, -3 है, और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो ये +3 हो जाएगा का होल वर्ग धन लगाइए। y1 कितना है, y है। अब ये ए सी वाला निकाल रहे हैं तो ए सी के बीच की दूरी ना यही तो लगाएंगे हम। देखिए ये ए सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 माइनस x2 का यानी x ये निगेटिव यहाँ पे था ही पहले से, और ये भी निगेटिव तो +3 हो गया, और ये क्या हो गया y -4 का होल वर्ग। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आपको। चलिए यहाँ पे देखिए ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये होता है नियम, इसे कट जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए तो वर्ग करेंगे तो ये रूट का x ऋण 3 का होल स्क्वायर है धन y ऋण 6 का होल स्क्वायर है, इसका भी हमें वर्ग करना है, इसका भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। और इधर वाले भी पोर्शन का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, x + 3 का होल स्क्वायर धन y -4 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कट गया, इससे ये कट गया। बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना। क्या बचा है, x ऋण 3 का होल वर्ग धन y ऋण 6 का होल वर्ग बराबर x धन 3 का होल वर्ग धन y -4 का होल वर्ग। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना। चलिए अगले पन्ने में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। इसमें a - b का फार्मूला लगा दीजिए, इसमें a + b का फार्मूला लगा दीजिए, आपका काम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक, a का वैल्यू x, b का वैल्यू ये है, और ये क्या है y वर्ग धन a² + b² यानी 6 का वर्ग, आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, और माइनस का 2ab 2y × 6, ठीक, ये इतना हो गया, ये वाला बराबर लगा इधर, ये x वर्ग हो गया धन ये 3 का वर्ग हो गया धन ये 2ab प्लस का रहेगा ना, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3 है, प्लस ये देखिए यहाँ पे ये y वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, और प्लस का माइनस रहेगा यहाँ पे, a - b का सूत्र लग रहा है, तो 2a × b, 2ab प्लस का 4 है ना, b की वैल्यू 4 है, सॉरी। चलिए बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x का वर्ग धन 3 × 3 = 9 माइनस का 2 × 3 = 6x हो गया, ये प्लस का ये क्या हो गया, y वर्ग हो गया धन 6 × 6 = 36 हो गया, और माइनस का 6 × 2 = 12y हो गया, बराबर लगाइए। इधर वाला देख लीजिए, ये x वर्ग हो गया धन ये 3 × 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक, प्लस का 2 × 3 = 6x हो गया, 6x हो गया, प्लस का y वर्ग हो गया धन 4 × 4 = 16 हो गया, और माइनस का देखिए 4 × 2 = 8y हो गया, ठीक। 2ab, तो 2a की वैल्यू y है और b है, तो 4 × 2 = 8y हो गया। अब सभी को इधर ले आइए, इस साइड में ले आइए, x वर्ग वाले को पहले लिखिए, और इधर आ गया x वर्ग,
अब फिर वाई वाले को उठाइए, प्लस का वाई वर्ग है, इधर भी प्लस का वाई वर्ग इधर आएगा तो माइनस का वाई वर्ग होगा। अब फिर एक्स वाला लिखिए, ये ऋण 6x है, यहाँ पर देखिए ये ऋण 6x है और यहाँ पे प्लस 6x है तो इधर आएगा माइनस का 6x हो जाएगा। आपको ऐसे ही लिखना कि कुछ गलती ना हो। यहाँ पे माइनस का 12y है, अब इधर वाई वाला उठा लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 8y, इधर आएगा प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया एक्स वाई सब उठा लिए। अब बचा केवल अचर, तो देख लीजिए ये 9 है, ये 36 है, 36 और 9 कितना हो गया 45 हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया, तो ये 25 इधर आएगा तो ऋण 25 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना है बराबर 0। तो हमने सबको इधर लिया, एक्स वर्ग वाले को लिख लिया, वाई वर्ग वाले को लिख लिया, एक्स वाले को लिख लिया, वाई वाले को लिख लिया, और बाद में जो अचर है पहले चर को लिखा फिर बाद में अचर, तो ये से ये कटा, ये से ये कटा। अब आपको थोड़ा सा जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x और माइनस का 12y और प्लस का 8y क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। ओके, और 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, बराबर कितना 0। अब 4 से सब में भाग कर दिए, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग हो रहा है तो 4 से भाग देने पर किस, ऋण 4 से भाग देने पर, जिससे ये पॉजिटिव आए। तो यहाँ भी माइनस का 12x बटा माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4y है बटा माइनस का 4, ठीक, प्लस का 20 है माइनस का 4, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x धन कितना हो जाएगा y माइनस कितना हो जाएगा 5, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यही मेरा इसमें क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और निर्देशांक ज्यामिति के। तो इसी तरीके से प्रश्न जो है इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इनको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।